बाजार में हर शख्स पैसे कमाने की ख्वाहिश लिए आता है। हर शख्स चाहता है कि वो बाजार में जमकर कमाई करे। सीएनबीसी आवाज़ का हमेशा से फोकस रहा है कि निवेशकों को वेल्थ क्रिएशन के गुर समझाए जाएं। इसी सिलसिले में हम शुरू कर रहे हैं खास सीरीज मार्केट गुरु। इसमें बाजार के चाणक्य समझे जाने वाले उन गुरुओं से बात करेंगे जिनकी रणनीति और समझ का दुनिया लोहा मानती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मार्केट के दिग्गज और एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला जी जब रिलायंस म्यूचुअल फंड में थे तो उन्होंने उनको भारत का सबसे बड़ा फंड मैनेजर माना जाता था। एक बड़े बेस पर उन्होंने एक इन्वेस्टर्स के लिए भारी भरकम रिटर्न जनरेट किया था। 100 से 500 गुना तक भागने वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना मधु केला की खासियत रही है और मधु केला का एक मिशन रहा है पिछले 3 साल में कि कैसे रिटेल को मार्केट से जोड़ा जाए, कैसे रिटेल को पैसा बनवाया जाए। मधु ने काफ़ी वेबिनार्स, काफ़ी सेमिनार्स में जुड़ते हैं। मधु को जब भी रिक्वेस्ट किया जाए कि रिटेल की हेल्प के लिए हम कुछ करने वाले हैं, हमेशा जुड़ते हैं। और इसलिए आज मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट की मधु से और मधु ने मेरी बात मानी। मधु भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी पहले दिन के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पे देख के। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, सीएनबीसी आवाज़ के लिए। ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, यहाँ पे कंपटीशन जैसा कुछ है नहीं। ये मल्टी बैगर हो सकता है ये चैनल इटसेल्फ। मतलब ये पूरा स्पेस मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर 140 करोड़ लोगों में एक चीज़ कॉमन है वो है पैसे का इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। तो सही बात है, बिल्कुल दिल की बात कही आपने। हम जो बोलते हैं ना साइज ऑफ जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, तो आप समझ सकते हो आपकी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और अभी तक सिर्फ कितने लोग इसको देखते हैं। तो मेरी पूरी दिल से बेस्ट विशेस आपको। मधु भाई ने ये जो बात बोली है इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा एक्चुअली बताता हूँ। और जो मधु भाई ने बात बोली, क्योंकि आप भी एक छोटे से गांव से आपने शुरुआत की थी, इतना एस्पिरेशन आपने देखा कि लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊँ इतना पैसा, मैं भी कमा सकता हूँ। और वही मेरे ख्याल से बाकी सब लोग भी उसी हिसाब से मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं कि अगर इस मार्केट को ढंग से अप्रोच किया जाए तो बड़ा पैसा बन सकता है। आपको ये कब रियलाइज हुआ मधु कि इस मार्केट में बड़ा पैसा बन सकता है, और क्या आपको लगता है कि अभी सबसे बड़ा पैसा बनना बाकी है? अनुज, ये तो कंटिन्यूअस रियलाइजेशन है। मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ, एक ही चीज़ अपने आप को रिमाइंड करता हूँ, भगवान मुझे इतनी ह्यूमिलिटी और इतनी शक्ति देना कि मैं रोज़ यहाँ आके मत्था टेक सकूँ और बोल सकूँ कि मैं हमेशा एक शिष्य रहूँ। कभी मुझे ये ना लगे कि मैं गुरु बन गया हूँ, क्योंकि जब तक मैं शिष्य रहूँगा तभी तक मुझे वो ललकता रहेगी सीखने की, राइट। और तभी तक मुझे ये लगेगा कि मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ तो हर रोज़ का ये रियलाइजेशन है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे जैसे हम जैसे जैसे और एक्सपीरियंस आता जा रहा है, हम जो ऑब्वियस गलतियाँ हैं ना अनुज, जो करियर में हर आदमी करता है, वो ऑब्वियस गलतियाँ ऑब्वियसली अभी अवॉइड करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये तो इतना वास्ट समुंदर है ना, इसमें जिसकी जितनी ताकत है, कोई लोटा लेके जाएगा तो लोटा भर जाएगा, कोई ड्रम लेके जाएगा तो ड्रम भर जाएगा, कोई टैंकर लेके जाएगा तो टैंकर भर जाएगा, और समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात है। दूसरी जहाँ तक बात है ना, आप बोल रहे कि ये पैसा कितना बन गया है, कितना और बनना बाकी है, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ। सबको लगता है कि अमेरिकन मार्केट तो एकदम मैच्योर हो गए हैं, वो तो डेवलप मार्केट है, राइट। आप जाके देखिए नास्डैक की हिस्ट्री में लास्ट 3-4 साल में कितना पैसा बना है, कितने शेयर वहाँ पे भी 10 गुना और 100 गुना हो गए। बिल्कुल, वहाँ पे भी। तो जब वहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है तो इंडिया में तो अभी जीडीपी ग्रोथ भी है यहाँ पे तो रिफॉर्म्स भी है, यहाँ तो इसको तो डेवलप मार्केट बनना बाकी है। और आपको एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट देता हूँ, शुरुआत इससे करते हैं। हम लोग अनुज रिसर्च करते रहते हैं डिफरेंट टाइप की, तो हमने इस बार जो दुनिया के 25 दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके ऊपर रिसर्च किया। मतलब उसके ऊपर रिसर्च किया कि चाहे वो वॉरेन बफे है, चार्ली मंगर है, और उस टाइप के बड़े बड़े जो लोग हैं ना, आपको पता है उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 25 के 25 का पूरा, कि किसी का भी पैसा अभी तक इंडिया में नहीं है। अच्छा, किसी ने इंडिया में पैसा लगाया ही नहीं? किसी ने पैसा नहीं लगाया इंडिया में। तो ये लगाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो लगाना पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा दोस्त, लगाना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से अभी इंडिया
आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से प्रोमिनेंस वर्ल्ड में इंडिया अचीव कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पीछे तो अभी इतने सारे लोग हैं। अभी तो सबसे दुनिया के जो महान लोग, सबसे जो शाने लोग, वही यहाँ पे नहीं आए। क्यों नहीं आए मधु भाई, कोई आइडिया? बट नहीं है मनोज, वो सबका अपनी अपनी धारणा है। उनको लगता है कि अभी भी डेवलपिंग मार्केट है, जो पॉलिटिकल इश्यूज होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस उनको हो सकता है साइज नहीं मिलती होगी इतने बड़े बड़े, मतलब अगर किसी का होगा भी तो बहुत मीनिंगलेस होगा, मतलब इट इज नॉट वर्थ मेंशनिंग ऐसा। तो आगे अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि बड़ा पैसा जो बनना था वो बन चुका है कि आगे बनने वाला है, तो उसका आंसर दोनों ही है। काफी सारा बना भी है और बहुत आगे बनने वाला भी है। तो मधु भाई, आप क्योंकि समुद्र की बात कर रहे हैं और जो जितना पानी निकाल सकता है वो निकाल सकता है, तो समुद्र की बात करने में हमेशा मुझे एक और चीज़ याद आती है कि ट्रबल्ड वाटर्स में भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। फिशिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे वाटर्स अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है कि आप मतलब ट्रबल्ड वाटर्स में जाएं। तो इस समय क्या राय होगी आपकी निवेशकों के लिए कि किस तरह के ट्रबल्ड वाटर से बचना है? क्योंकि टेम्पटेशन होती है कि बस 1 साल में ही पूरा पैसा बना लूँ या 2 साल में ही पूरा पैसा बना लूँ। कई लोग तो चाहते हैं कि आज खरीदें, कल की कल पूरा का पूरा पैसा बन जाए। तो क्या टेम्पटेशन अवॉइड करनी चाहिए इस मार्केट में? तो वो ट्रबल वाटर की तरफ जाते हैं, पहले आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है और मुझे बड़ा ध्यान आ गया उनका एक डायलॉग जो मेरे कलीग्स को मैं काफ़ी बोलता था। पानी समुंदर की बात हो रही है ना, तो वो कालिया मूवी में वो जब नीचे जाते हैं और टिक टिक करके देखते हैं ना कि अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो इसमें हजारों लाखों गैलन पानी है, राइट। वैसे ही मैं अभी टिक टिक करके बोल रहा हूँ, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो यहाँ अभी बहुत पैसा बनाना बाकी है। हिंदुस्तान के बाज़ारों में 10-20 साल के अवधि में अगर मैं देखूँ ना, यहाँ अभी भी बहुत पैसा बनाना बाकी है। तो बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ अमिताभ। उनकी पिक्चर्स भी रिलीज हुई हैं। एग्जैक्टली। पीवीआर ने उनकी पिक्चर्स रिलीज करी हैं, 10 पिक्चर्स रिलीज करी हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरे ख्याल से दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और 4-5 मूवीज और हैं जो उन्होंने रिलीज करी हैं सिर्फ इस वीकेंड तक। तो अगर आप अमिताभ के फैन हो, वो टिकटें बिक रही हैं काफी। तो मैंने कोशिश की लेने की, हाउसफुल था। तो वो काफी, चलिए देखेंगे एक आध कहीं तो मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। श्योर। तो अभी ट्रबल वाटर की बात करें तो फिर इसमें क्या है ना, ये ऐसी चीज है ना अनुज, लॉन्ग टर्म में तो ये चलता है पूरा फंडामेंटल से और शॉर्ट टर्म में पूरा चलता है सेंटिमेंट से, ठीक है, राइट। और ये जो बाजार है वो बेसिकली लालच और भय, ग्रीड एंड फियर, राइट, ये उसी का खेल है। जब आपको बहुत भय हो जाए और ऐसा लगे कि पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, तब खरीदना, तो आप समझ जाइए कि खरीदने का टाइम आ गया है, आने वाला एकदम आने वाला है, राइट। कोई इसी इसमें वही बोल रहे हैं ना, हम लोग जो 30 साल मेहनत करके जो सीखा है ना, मार्केट का बॉटम होना या टॉप होना ना एक पॉइंट नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, राइट। तो हमको अगर इतना ही अंदाजा खुद के दिल में आ जाए, पिन पॉइंट बॉटम तो कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जब मैं खुद एकदम बैरिश हो जाता हूँ ना अपने मन में कि ये रॉन्ग हो सकता है, ये रॉन्ग, मुझे खुद को लगता है अंदर से कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये अब ये बॉटम की प्रोसेस चालू हो रही है या खरीदने का बाजार खरीदने का अवसर देगा। तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको इस बाजार में ये दोनों चीज से ऊपर आना है कि कैसे वो लेफ्ट आउट फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं ना, कि आप उससे बाहर आ जाओ और कैसे जब रियल लेने का टाइम है ना तो एक्चुअल भय ना करो, तभी आपका बड़ा पैसा बन सकता है। तो अभी इस समय हम ग्रीड में हैं, फियर में, या इन बिटवीन है? अभी हम इन बिटवीन है, बट अभी फियर का साइकिल जो है ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो काफी फियर है ना, मतलब रोज कोई ना कोई नया कोई डेटा पॉइंट लेके आ जाता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। जैसे अगर आप रिसेंट में 2 साल पहले बोलूँ अनुज, इसका एनोलॉजी देके, जैसे कोविड में हुआ, पूरी दुनिया सिर्फ डेटा स्टैटिस्टिक्स एनालाइज कर रही थी, यहाँ कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई, कोविड का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बाजार अपना कुछ और ही रुख बता रहा था। बिल्कुल, सबसे बड़ी रैली उसके बाद ही आई थी। उसकी सबसे बड़ा रैली और सबसे बड़ी हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टाइम वहीं पे थी। बिल्कुल, कोविड में पैसा कमाने की थी। 7,500 निफ्टी, 7,500 निफ्टी हो गया और उसके बाद बाजार ने 6 महीना चांस दिया। आपको जितना लेना था, जो लेना था, सब कुछ मिलता था। मार्च और सितंबर के बीच में मार्केट ने 6 महीना चांस दिया। बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे यही है कि आप डिसिप्लिन से काम करो
और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्रिड में आके ना, ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ा मिस हो जाएगा और मिस हो जाएगा इसलिए मुझे आज ले ही लेना है, ये कुछ मिस नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। एक मधु भाई, आपने एक बात बोली थी जो जब मैं CNBC TV 18 में आया तब आपने एक बात बोली थी कि जो इंडिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है और एक बिग अपॉर्चुनिटी है वो शायद आएगा बैंकों में, क्योंकि जो क्लीन अप जिस तरीके का होना था वो सब हो चुका है और अब जो इंडिया ने एक NPA साइकिल देखी थी वो शायद दोबारा ना देखे, वो काफ़ी हद तक प्ले आउट हो चुकी है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था या प्ले आउट हो रही है। तो उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये थीम जो है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये एक इसका नहीं, ये थीम अभी भी है अनुज, मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि ये बहुत स्ट्रांग थीम है और ये जो थीम्स है ना 2-4 महीने में पूरी नहीं होती है। ऑब्वियसली स्टॉक प्राइजेस का एक अपना चलने का तरीका होता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में बढ़ गए तो कहीं पे हो सकता है कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा घट भी सकते हैं, पर ये कोई 3-6 महीने में ख़त्म होने वाली थीम नहीं है, ये बड़ा स्ट्रक्चरल थीम है। आप देखो इतनी जो सफाई हुई है ना अनुज, मैं आपको अगेन दर्शकों के लिए मैं बोलूँगा कि ये 23 जो पूरे इंडियन इकोनॉमी का एक जो बैंकिंग सिस्टम है, इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ है 2015 और 2022 के बीच में। 17 लाख करोड़ बिटवीन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिला दें तो ये करीब 20% है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो साइज है उसका 20% से ज़्यादा का प्रोविजन हमने लिया है इस अवधि में 2015 और 2022 के बीच में। अनुज, हम लोग काम कर रहे थे कि दुनिया में ऐसा कहीं बड़ी इकोनॉमी में कहीं पे हुआ है क्या कि 20% बैंकिंग सिस्टम की जो लोन बुक थी एवरेज, आपने उसका प्रोविजन ले लिया। हमको कोई बड़ा पैरेलल एग्जांपल मिला नहीं। मैं आपको बोल सकता हूं अगर चाइना इस टाइप का अगर क्लीन अप करेगा ना तो वहां हो सकता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोविजन लेना पड़े। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मैं बोल रहा हूँ, नॉट बिलियंस। ओके, अगर इतना बड़ा क्लीन अप वहां पे होगा तो ये क्लीन अप हो चुका है। अब इसलिए ये पूरा पैसा डूबा नहीं है, 17 लाख में हो सकता है 7 लाख वापस भी आ गया होगा, पर एक बार मुझे प्रोविजन तो लेना पड़ा था और थोड़ा जो बैड डेट है, जो फ्रॉड लोग थे, जो उनको प्रोवाइड करना था, और एक तरफ आपने क्लीन अप किया, दूसरी तरफ आपने हिंदुस्तान को डरा दिया। अब जो भी आदमी है ना वो लोन लेने के पहले लोन लेने वाला भी डरता है कि भैया मुझे जेल नहीं जाना। यू नो, परसों में कोई व्यापारी के साथ था, बहुत अच्छा नामी गिरामी व्यापारी है, वो 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बोलता मधु भाई लोन नहीं लूंगा। सी दैट सेज द साइकी काफी हर्ट आप पीपल, मतलब वो अब लोग, क्योंकि एक बिजनेस फेलियर को भी एक अगर क्राइम की तरह से देखा जाएगा, क्योंकि एक तो तक क्राइम जिसमें आपने बैंकों को चुना लगाया, थोड़ा थिन लाइन है, वो लाइन कहाँ पे ड्रा करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को देखो ना, बिजनेस फेलियर को उस टाइप का पनिशमेंट नहीं मिला है, जहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस फेलियर से ज्यादा था ना, वहां पे ही हो सकता है उस टाइप का पनिशमेंट है। बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू दैट, वो तो सरकार का काम है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो कल्चरल शिफ्ट है ना इन द बोरोवर, कि मुझे लोन लेने के समय वो आने वाली फ्यूचर एनपीएल साइकिल्स को प्रिवेंट करेगा, और मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी एनपीएल साइकिल इंडिया में अब आएगी। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो अगर मैं ये देख के ये देखूं ना तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोन ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है, और लोन ग्रोथ जैसे ही बढ़ेगी एक बार टॉप लाइन बढ़ना चालू होगी। बैंकों में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, पहले 32 सरकारी बैंक थे, अभी सिर्फ 12 रह गए हैं, राइट, और 12 के भी अभी 8 हो जाएंगे हो सकता है अगले 2 साल के अंदर। तो ये जो प्राइसिंग पावर है ना बैंकों का, वो काफ़ी बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो मुझे अच्छा लगता है अनुज, मार्केट के करेक्शन में फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म में होएगा अगर इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए। जो मेरा ये व्यू नहीं है कि इंटरेस्ट रेट 5-10 साल तक इतने एलिवेटेड रहेंगे, मतलब काफी अभी पीक के करीब ही होंगे। 1-2 क्वार्टर अगर बढ़ा है तो थोड़ा हो सकता है मेच्योरिटी बॉन्ड बुक में थोड़ा बहुत 1-2 क्वार्टर का कोई प्रोविजन आएगा, पर उसके बियॉन्ड मुझे ज़्यादा लगता नहीं है। तो ठीक है, तो 2 बड़ी बातें मधु जी ने बोली। पहले तो कि दुनिया के जो 5 टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनमें से किसी का भी 25 दुनिया के जो टॉप 25 इन्वेस्टर जो हैं उनका अभी इंडिया में एक्सपोजर नहीं है। तो अगर वो इंडिया में आएंगे तो सोचिए किस लेवल का पैसा इंडियन मार्केट में आएगा। दूसरा जो उन्होंने बोला कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो ओवरऑल इंडिया में प्रोविजनिंग हुई वो 20% ऑफ टोटल लोन बुक है,
जो किसी और देश में नहीं हुई, और इससे एक बैंकिंग सिस्टम काफ़ी साफ हो गया है और आगे जाके वो एनपीएल साइकिल शायद नहीं आई, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट हुआ है, तो लोग शायद उतना लोन लेंगे भी नहीं। तो अगर इतना बड़ा लोन वो जाएंगे नहीं उसकी तरफ, जो कि खास तौर से जो वीक प्लेयर्स हैं, तो शायद आगे एनपीएल साइकिल भी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। मधु भाई, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, आप जब भी इंटरव्यू के लिए आते हैं अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं और पूरा का पूरा एक जो है लिख कर लाते हैं। तो अगला क्या इंपॉर्टेंट इशू लग रहा है आपको जो मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है? नहीं, एक मुझे लगता है ये जो इंडिया का आउट परफॉर्मेंस है ना, हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। मतलब ये जो सडनली ऐसा लगता है कि इस देश पे जैसे कोई शेयर पड़ा रहता है ना, एनोलॉजी के तौर पे 5-7 पी पे पड़ा रहता है, सालों तक उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं आता है, पर सडनली देखो 2-4 स्मार्ट लोग आके खरीदते, फिर वो कंपनी में इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। तो मुझे इंडिया के लिए वैसी ही फीलिंग आती है। अभी मैं लंदन गया था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना इंटरेस्ट है, कितना क्यूरियोसिटी है ना लोगों में। बड़ी बड़ी फैमिली ऑफिस से मैं मीटिंग करके आया, वहाँ पे काफ़ी अभी पैसा नहीं लिखा है, चेक नहीं लिखा है किसी ने, पर क्यूरियोसिटी है। तो अगर आप डेटा पॉइंट देखो ना, इंडियन मार्केट का नॉट ओनली इक्विटी बट इक्विटी, बॉन्ड और करेंसी, तीनों का बहुत सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्म है। आपने कब लास्ट टाइम सुना अनुज कि इंडियन करेंसी पाउंड के अगेंस्ट में 20% अप्रिशिएट हो गई? हाँ। कब आपने सुना 20% अप्रिशिएट हो गई जापानीज करेंसी के अगेंस्ट में? कब अपन ने सुना 15% अप्रिशिएट हो गई यूरो? लेकिन हेडलाइन बनती है सिर्फ डॉलर, क्योंकि डॉलर इतना स्ट्रांग है, तो इसके लिए हेडलाइन बन जाती है कि डॉलर के अगेंस्ट। पर वो जो भी है, सी द फैक्ट इज कि हम अब डॉलर के अगेंस्ट में लीस्ट अप्रिशिएट हुए हैं। बिल्कुल, राइट। और ये सब करेंसी के अगेंस्ट में अप्रिशिएट हुए हैं। बिल्कुल। हमारा यूएस का इन्फ्लेशन 2022 का पूरा एवरेज 8% है, हमारा होगा 7% के नीचे, जो कि 8% उनके बेस पे। मतलब मैंने तो कभी हिस्ट्री में नहीं दे सुना मनोज, मैं भी 30-32 साल से इन चीजों को मॉनिटर कर रहा हूँ। तो ये जो सॉर्ट ऑफ डिकपलिंग इंडिया का चालू हुआ है ना पिछले 3 महीने में, ये एक चीज मैं क्लोजली मॉनिटर करना चाहूंगा। आई एम नॉट गेटिंग वेरी एक्सुबरेंट अबाउट दिस कि मैं एकदम उत्साहित नहीं हो रहा हूं कि अभी हो गया डिकपलिंग और इंडिया अपना एक तरफ चलेगा, पूरी दुनिया दूसरी तरफ चलेगी, पर ये एक अच्छा ट्रेंड है मॉनिटर करने के लिए। कि अगर यूएस 20% गिरेगा तो हम नहीं गिरेंगे सिर्फ उसमें ना। मतलब भाई, एक और चीज जो हुई है, वो आपने पिछली साइकिल भी देखी होगी, 2008 वाली भी, उसमें हम एक्चुअली ज़्यादा ही गिर गए थे बल्कि। तो ये जो रिटेल जो फ्लो आया है, ये जो डोमेस्टिक इनफ्लो आया है, इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि किस तरीके की एफआई सेलिंग देखी थी हमने मई जून में। वो भी आप देखिए, अगर 4 लाख करोड़ का माल गोरे बेच के गए, 4 लाख करोड़ का बिटवीन अक्टूबर 12-15 महीने के अंदर, अभी भी 3.5 लाख करोड़ का नेट करीब बेच के गए होंगे, राइट? अनुज, अभी भी निफ्टी वर्चुअली लाइफ टाइम हाई पे, बिल्कुल, मेरा 5-7% दूर है। अगर आपको मैंने बोला होता, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक वेरिएबल को लेके अगर आप स्टॉक मार्केट में व्यू बना लो और वो व्यू पे अड़े रहो, तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। अगर मैंने आपको 2 साल पहले बोला होता कि गोरे 4 लाख करोड़ का माल बेच के जाएंगे 1 साल के अंदर, लेकिन मार्केट नहीं गिरेगा इतना। नहीं, मैं गिरा नहीं, गिरेगा नहीं। आपका क्या व्यू होता? पूरा पोर्टफोलियो बेच दो, पड़ोसी का भी बेच दो। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। पड़ोसी का भी बेच दो। पर हुआ क्या फाइनली? बाजार गिरा, 18,400 वाला 15,200 तक गया, पर वापस हम 17,500 पे आ गए। और अब उनको 17,500 पे लेना पड़ेगा। 17,500 पे लेना पड़ेगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर जब वो लेने आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब ये जो रिटेल पब्लिक ने जो पैसा डाल दिया है, वो तो वापस ये तो अनलाइकली है कि वो लोग 3 लाख करोड़ का माल म्यूचुअल फंड वाले गोरे को दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं देंगे। बराबर ना? तब तो भाव बढ़ा के ही लेना पड़ेगा ना। अनुज, तो ये एक बहुत दूसरी बड़ी बात है इंडियन मार्केट्स के लिए कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी रुपया भी रिलेटिवली रेजिलिएंट है और मार्केट्स भी रिलेटिवली रेजिलिएंट है। अनुज, बड़े लोगों से मैं बात करता हूँ ना, तो सब लोगों को एक डर बैठ गया है, बिकॉज लोगों ने इतना पैसा खोया है ना पास्ट में। पर उस टाइप का मंदिर लगता नहीं है, कोई बहुत बड़ा मंदिर इंडिया में आ सकता है ना, फ्रैंकली लगता नहीं। कि वो बाजार जो दिखा रहे हैं ना, तो अगर बेयर मार्केट जो होता है ना, वो अगेन ये कोई इवेंट नहीं है बेयर मार्केट कि एक दिन में बेयर मार्केट हो जाएगा। बेयर मार्केट होता ना, इतने सारे जो शेयर, मेरे खुद के पोर्टफोलियो को देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कितने सारे शेयर 2 साल के अंदर 10-10 गुना हो गए पोर्टफोलियो में। और काफी तो आपने मतलब वो होल्ड कर रहे हैं।
मैं बोल रहा हूँ वो शेयर होल्ड कर रहे हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो होल्ड कर रहे हैं, वो ग्राउंड लूज नहीं कर रहे हैं। इतने निगेटिव होने के बाद भी ना घटते हैं, वापस ऊपर आ जाते हैं। ये मार्केट कुछ और ही दिखा रहा है, इंडिया का इंटरेस्ट ना इस वक्त कुछ और ही दिखा रहा है। तो मेरा तो आपके सारे दर्शकों को ये एक, अब सलाह तो मैं क्या बोलूं, निवेदन भी बोल सकता हूँ, राइट, कि अभी ना ज़्यादा फियर में ना आए। ये बाजार इस वक्त ज़्यादा फियर में आने का नहीं है। आप इसको ऐसे समझो ना, ग्लोबल मार्केट में इतनी परेशानी चल रही है, आप सोचो कि अगर आपने निवेश नहीं किया है तो बाजार आपको चांस दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये बताता हूँ। मैं भी और एक्साइट होकर, ये नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत तेजी है और एकदम डिकपल हो गया तो लिवरेज करके कुछ भी ले लो, वो नहीं। हम भी अगर जो लेना चाहते हैं, अगर 1 लाख शेयर लेना है ना, तो हम उसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे टुकड़ों में ले रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि फिर से कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कल न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। तो हमको प्रिपेयर्ड तो सब चीज के लिए रहना है ना। हमारे घर पे कोई आके नॉक करके थोड़ी बता के जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, राइट। हाँ। हमको प्रिपेयर्ड तो सब चीज के लिए रहना है। तो इनकेस अगर वैसा भी कुछ होता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कल वो मान लो कुछ हो गया, बाजार घटेगा, हो सकता है 1-2 साल वापस इन्वेस्टेड रहना पड़े। तो 2 चीज करो, सिस्टमेटिकली खरीदो और अभी अच्छी कंपनियां खरीदो, ठीक है, जहाँ पे कि आपको फिर संदेह ना हो कि आप कोई गलत मैनेजमेंट के साथ फंस गए, गलत कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फंस गए या गलत वैल्यूएशन पे फंस गए। अच्छी कंपनियां खरीदो। मतलब इसमें एक्चुअली एक बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत पैसा बना है उन कंपनियों में जिनको कि आप एग्जैक्टली कैटेगराइज नहीं करेंगे कि बेस्ट कंपनियां थी, ठीक है ना। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनमें से कईयों ने प्रॉब्लम रिजॉल्व की, तो इसके लिए भी पैसा बना। लेकिन कई तो एक रिटेल का कहीं ना कहीं एक आ जाता है ना कि जो जैसा जो पिछले 2 साल में हुआ है वही अगले 2 साल में होगा। वो एक्स्ट्रापोलेशन करने की एक हमारे अंदर एक आ जाती है ना। तो फिर तो उससे कैसे बचा जाए फिर? वो तो बचना ही पड़ेगा अनुज। अब वही अनुभव बताता है, यू नो, जैसे हम लोग बच रहे हैं ना, हमको भी आता है वो जो मेरा दोस्त विजय केडिया बोलता है ना, भंगार कैप, राइट। हमारे को भी बहुत सारे रोज टिप आती है कि आप ये ले लो जी, ये देख लो जी, वो देख लो जी। पर वो तो आपको डेलिब्रेशन है ना अनुज, और वो आपकी चॉइस है कि भाई आप वहाँ पे जाते हो कि नहीं जाते हो, वो भी आपकी चॉइस है। और दूसरा, कितना जाते हो वो भी आपकी चॉइस है। अगर आपने ये कोई सट्टा तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई स्पेकुलेशन तो नहीं हो रही है, तो प्रॉपर मंदिर है यहाँ तो, यू नो, कैपिटल मार्केट्स आर वेल्थ क्रिएशन टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर आप आते हो, रिस्पेक्ट के साथ रहोगे, अगर आप बोलोगे मुझे यहाँ हर रोज 3 महीने के अंदर पैसा डबल करना है, तो फिर आप भंगार कैप में ही जाओगे। ये एक मधु भाई की बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, क्योंकि आप जनरली आप किसी से बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि लोग बोलेंगे कि यार ये जो शेयर मार्केट है ये तो थोड़ा सा सट्टा बाजार की तरह से है। और मधु भाई का व्यू एकदम ऑपोजिट है, वो शेयर बाजार को मंदिर की तरह मानते हैं, और क्योंकि सब कुछ यहीं से कमाया है तो इसके लिए उसको। और सब देख ही रहे अनुज, कितने हमारे को छोड़ो ना, कितनी सारी कंपनियां बन गई जिन्होंने वो डिसिप्लिन रखा, जिन्होंने वो, हम देखते आ रहे हैं ना, अभी 140 करोड़ की डिवीज लैब 1,40,000 करोड़ हो गई मेरे लाइफ स्पैन में, राइट। कितना गुना पैसा हुआ मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। वही बोलो ना, तो करीब 1000 गुना हो गया इन मैटर ऑफ व्हाट 20 इयर्स। और उसमें तो आप शुरू से इन्वेस्टेड रहे थे। तो सट्टे में ऐसा होता है क्या अनुज? सॉरी, यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूर डाल दीजिएगा कि जो भी बात कर रहे हैं अपन, वो कोई सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ आपने जो अपने 20 साल में किया है वो। और वो मतलब एक्चुअली मधु भाई का जो डीवीएस का एग्जांपल मधु भाई बार-बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक स्टॉक है जिसमें मधु भाई ने काफ़ी एक्चुअली मेहनत की थी, और उसमें उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से काम किया था उसमें उन्होंने काफ़ी। और जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अच्छा पैसा बनाया था, लेकिन आईपीओ इन्वेस्टर्स ने उसके बाद आईपीओ था ही नहीं, वो प्री आईपीओ ने कुछ नहीं बनाया सर। प्री आईपीओ वालों ने तो बेचा था ना, 4 टाइम्स और 4 टाइम बनाया था, पर वही लाइफ की अपॉर्चुनिटी, 4 टाइम बना के 1000 टाइम 4 टाइम्स आपने कमाया पैसा। वही लगता है ना मधु भाई, 4 टाइम पैसा हो गया, आप निकलो 4 टाइम्स के बाद वो 1000 टाइम्स भागा है, तो मतलब आपका तो 4000 टाइम्स हो जाता अगर आपने नहीं बेचा होता तो 4000 टाइम्स हो जाता। एग्जैक्टली। तो एक बात बताइए, नहीं ओनली डिवीज ने, आप देखो कितने हाउस ऑफ टाटा बन गए, इतनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां बन गई। अनुज, यही हिंदुस्तान की खासियत है। ये एक पॉइंट अपन बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा लगता है सपोजिंगली इतना करप्ट देश है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है।
पर मार्केट तो कुछ और ही दिखा रहा है। यहाँ पे जो सक्सेसफुल कौन हुआ है? जिसने बिलीव किया है कि जिसने बिलीव किया इंडिया पे, हाँ, जिसने बराबर प्रॉपर गवर्नेंस रखा है, जिसने बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस रखी है। तो आप सोचो आज फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? कोई इंडस्ट्रियल हाउस नहीं है, HDFC है। हाँ, क्यों? क्योंकि इंडिया की क्योंकि economy में बैठ उन्होंने डिसिप्लिन से काम किया है। यानी उन्होंने एक इसको मंदिर के जैसे समझ के काम किया है, अब्यूज करके काम नहीं किया है। हाँ, और हमको पता है जिन्होंने अब्यूज करके काम किया उनकी क्या हालत हुई है। बिल्कुल। ये जो आप बात बोलते हैं ना, इससे मुझे वो राकेश झुनझुनवाला जी की एक बात याद आती है हमेशा। जब मैं लास्ट उनसे मिलने गया था दिवाली के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि अनुज अगर इंडिया में पैसा बनाना है तो इंडिया पे बुलिश होना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये वो तो नहीं फंडामेंटल है ना अनुज। और वही तो उन्होंने वो जाने के पहले कूट के हमारे अंदर भर के गए हो 20 साल के अंदर कि भाई वो फंडामेंटल चीज मत भूलना। और इसका ये मतलब नहीं आप बुलिश हो तो हर टाइम लिवरेज करके कुछ भी खरीद रहे हो, यू नो, वो सेंस तो रखना पड़ेगा। पर बुलिश तो रहना ही पड़ेगा। बुलिश हुए बिना तो आपके अंदर से जब तक तेजी नहीं लगेगी तब तक आप पैसा कैसे लगाओगे? तो मतलब भाई अभी इस समय और कहाँ अपॉर्चुनिटीज है? एक तो आपने फाइनेंशियल्स की बात कर दी, और कहाँ अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में? तो दो टैक्टफुल अपॉर्चुनिटीज मुझे लगती है अनुज। एक तो ये एक फाइनेंशियल्स है, दूसरा एक लॉन्गर टर्म मुझे ट्रेंड लगता है ना, इसके ऊपर 2-3 मिनट लगा। बिल्कुल, हमारा बहुत टाइम है। एक मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड लगता है अनुज। ओके। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और जो मिल रहा हूँ ना, तो एक ये जो चाइना प्लस की जो बातें हो रही ना, एक्चुअली ये रियलिटी है। अच्छा। तो मैं कल ही रात को कहीं डिनर खाने गया था, तो वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी से मिला जो हमारे कोई रिलेशन में है। वो तो वो केमिकल का धंधा करते हैं वो लोग, राइट। वो बोले ऐसी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में ना पिछले 40-50 साल में भी देखने को नहीं मिली थी। अभी यहाँ पे जिसमें जितना दम है ना, वो उतना व्यापार कर सकता है। कि पूरी दुनिया की दिग्गज से दिग्गज, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ना आपके सामने आके बोल रही है। पहले ये था कि अगर आप $10 बोलो, वो बोलेगा चाइना में मुझे $8 मिलता है। अब वो आके ये बोल रहा है कि मैं $11 दूंगा, लेकिन पर मुझे इंडिया में बनवाना है, मुझे एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए। क्योंकि चाइना में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को अल्टरनेट एक सोर्स चाहिए। लोगों ने ये देख लिया कि काफी वल्नरेबल हो गए हम एक कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके ना। कहीं पे भी इस लाइक वही है ना, पोर्टफोलियो में अगर आपने एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया तो ऑब्वियसली वो उसका कहीं ना कहीं तो रिस्क फैक्टर आएगा ना, वो कितना भी अच्छा कंपनी होगा। तो वो चाइना ने प्रूव कर दिया, चाइना में प्रूव हो गया लास्ट 2-3 साल के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये अभी चालू हो रहा है ना जी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग से, और सरकार एकदम सतर्क है, वो इस चीज को आपके मेरे और वो बिजनेसमैन और चाइना से ज्यादा रियलाइज करती है। तो अगर ये PLI स्कीम के तहत अब सरकार बोल रही है कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपया का इंसेंटिव देंगे। आपको पता है 2.5 लाख करोड़ मतलब अगर 5% मानूं तो 40-45 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आना पड़ेगा। तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? 2.5 लाख करोड़ का बेनिफिट, 5% बेनिफिट है। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं 20 से, तो 50 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आएगा, तो मैं 2.5 लाख करोड़ का बेनिफिट दे सकता हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जो सेक्टर में जहां थोड़ी मदद की जरूरत है ना, वहां पे ये PLI स्कीम मदद कर रही है। ठीक है। अब सानू देखो, आपके मेरे लाइफ टाइम में हमने कभी सोचा था कि एप्पल का एक्चुअल फोन यहाँ बन सकता है? बिल्कुल। 5 साल के बाद वंस इंडिया में अगर सेमीकंडक्टर होना चालू हो, मिलना चालू हो गया, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी थीम होगी। तो मुझे लगता है ये चाइना +1 जो एक मैन्युफैक्चरिंग थीम है ना, ये बहुत बड़ी थीम है। मैन्युफैक्चरिंग में ना मधु भाई स्टॉक्स बहुत सारे हैं और थीम्स बहुत सारी हैं। तो कैसे हम स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं मांग रहा हूँ। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी किस तरीके से मैं तो बोलूंगा केमिकल में देखो, फार्मास्यूटिकल में देखो, ऑटो कंपोनेंट्स में देखो, इंजीनियरिंग में तो एक बास्केट बना लो, एक बास्केट बना लो, बॉटम अप बेसिस पे करो, अच्छे मैनेजमेंट के साथ करो। और ये अगेन ना आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई गुरुजी ने थोड़ी बोला आज के आज लेना है। यही है ना कि जो तो इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन है, आप आइडेंटिफाई करके अपना बास्केट बना के बैठ जाओ। जिस दिन जोर घोर मंदी है ना, जब बोले यूरोप में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, आपको ये पता है कि मैं 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो उस दिन ये खरीदना है फिर।
ठीक है, तो एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा जो एक शॉर्टर टर्म 3 साल की अपॉर्चुनिटी लगती है ना अनुज, एक फार्मा में लगता है टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फार्मा और हेल्थ केयर में, बिकॉज इसमें भी काफ़ी बड़ा करेक्शन आया है। अगर आप देखो कि पिछले 12-18 महीने में ये यूएस एफडीए कहीं पे विजिट नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, तो नए प्लांट का अप्रूवल नहीं मिला, नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल नहीं मिला, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग लोगों में आपस में ही बहुत कंपटीशन रहा। बिल्कुल, राइट। प्लस नई बीमारियां नहीं हो रही है कि बिकॉज कोरोना है लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जैसे लाइफ अभी नॉर्मलाइज होगी ना, और इसमें ये हो गया कि 50% फार्मा स्टॉक्स में करेक्शन भी हो गया इन द मीन टाइम लास्ट 1 साल। बिल्कुल, और रुपया अभी 81.5 है, यू नो ऑयल का प्राइस घट रहा है, तो लॉजिकली रॉ मटेरियल का भाव घटना चाहिए। तो फार्मा में मुझे लगता है सेलेक्टिवली, अगर अगेन आपको जो भी पसंद है ना वो आप ले सकते हो, पर मुझे लगता है सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी फार्मा में है। सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी फार्मा में। लास्ट टाइम मधु भाई ने जब फार्मा पे कॉल दी थी, उसके बाद स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए थे, मुझे अभी तक अच्छे से याद है, और उनको लग रहा है कि शायद वैसा मौका वापस बन रहा है। मधु भाई, बातें तो आपसे बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास अब जो है मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आई अप्रिशिएट टाइम खत्म हो गया। तो जाने से पहले कोई एक लास्ट गुरु मंत्र जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? गुरु मंत्र यही है कि हिंदुस्तान में भरोसा कीजिए, और कभी कभी हम सोचते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में रहना रिस्क फ्री है, हो सकता है वही सबसे बड़ी रिस्क प्रूव हो जाए। ओके वो सबसे बड़ी रिस्क प्रूव हो जाए, बिकॉज यू नो समटाइम हम जो कंसीडर करते हैं ना अनुज की ये बहुत रिस्की है, बाद में पता चलता है कि वो रिस्की नहीं था, हम जो सोच रहे थे कि ये बिल्कुल रिस्की नहीं है वही सबसे बड़ा रिस्क है। तो अगर आप सोचो 20 साल पहले, 1 मिनट में खत्म कर, बिल्कुल। अगर आप सोचो 20 साल पहले अगर किसी ने ये कॉल लिया होता कि मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखूंगा, और उसका एवरेज 5% बढ़ा है, और मेरा इक्विटी का मान लो 20% बढ़ गया 20 साल के अंदर, कंपाउंडिंग, तो कितनी बड़ी रिस्क थी पैसा नहीं लगाना। बिल्कुल। तो बाजार में सबसे बड़ा रिस्क इस समय है बाजार में पैसा नहीं लगाना। ये मधु केला की एक बड़ी बात। इंडिया पे भरोसा रखिए और इन्वेस्ट करिए। मधु भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। ये था आज का मार्केट गुरु, और शो रैप करने से पहले एक बार जरा मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी हाई पॉइंट ऑफ द डे 137 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 314 पॉइंट ऊपर। CNBC आवाज़ पर आगे मार्केट को ट्रैक करेंगे, और नीरज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपकी कुछ कॉल्स को एड्रेस करेंगे। 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं। भारत फोर्ज 8.5% ऊपर है, संवर्धन मदरसन 7.5% ऊपर है, जी एंटरटेनमेंट वापस ऊपर आ रहा है 5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट हो गया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स का रेट देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स काफ़ी ऊपर आ रहा है इस समय। वेदांता, हिंडाल्को, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें इस समय आप अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर हम नज़र रखेंगे। और अब टॉस करते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी, ओवर टू यू। या बिल्कुल, और एक बेहतरीन मार्केट ट्रेडिंग सेशन, और यूएस को हम लोग दरकिनार करते हुए बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये ट्रेंड जो है अब इस अक्टूबर के महीने में कम से कम हमें शानदार बढ़त दिखाएगा। करीब 150 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 17,416 पे लगातार ट्रेड करा, और मिड कैप में भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा 1.5% की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी पीछे नहीं है, 350-350 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सबसे पहले सुर्खियाँ।